हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस टॉपिक से बहुत अच्छे से प्रश्न बनते हैं और प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं हम इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, इस पर बात करते हुए चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से, जो भारत में शासन करने के लिए प्रथम अधिनियम लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब ये क्यों लाया गया था, इसके क्या क्या प्रभाव भारत की जनता पर पड़े या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर पड़े, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम बहुत ही शॉर्ट वे में इसे लेकर चलेंगे। शॉर्ट का मतलब है हम उनको ध्यान में रखते हुए, उन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलेंगे जो पॉइंट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और इसके लिए आप एक काम करना, इसे नोट्स बनाते हुए चलना, अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि एग्जाम टाइम पर आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया, तो इसके लिए सर्वविदित है कि इससे पहले ऐसा कोई भी अधिनियम सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया था जिससे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम लगाई जा सके। इसीलिए अब चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वतंत्र थी, उसके जितने भी कर्मचारी थे वो स्वतंत्र थे, जिस कारण से भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ गया था। वो बहुत फायदा दे रहे थे जबकि ब्रिटिश सरकार को नहीं दे रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों में फैली हुई अनुशासनहीनता, यथार्थपरक कंपनी को हुई क्षति के आधार पर ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नाथ द्वारा 1772 में एक गुप्त समिति का गठन किया गया। क्या नाम था उस समिति का? गुप्त समिति। और गुप्त समिति ने ही उस ऐसा प्रतिवेदन किया, एक ऐसे एक्ट का प्रतिवेदन किया जिसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम लगाई जा सके। तो ये जो गुप्त समिति का प्रतिवेदन पर एक्ट लाया गया, उसी का नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इतनी बात तो क्लियर है। अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना, तो याद रखने वाली बातें ये हैं कि उस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश पीएम थे लॉर्ड नाथ। किसकी अध्यक्षता में या किसकी समिति के प्रतिवेदन पर यह एक्ट लाया गया? वह थी गुप्त समिति। गुप्त समिति का गठन कब किया गया? 1772 ईस्वी। अब देखिए क्या क्या प्रभाव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया और सुनिश्चित शासन पद्धति का श्रीगणेश किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इससे पहले कंपनी के डायरेक्टर सभी कार्यों से सरकार को अवगत कराएंगे। अब सरकार इससे पहले तो अवगत करा नहीं रहे थे कंपनी का डायरेक्टर, लेकिन अब यह सुनिश्चित कर दिया गया कि कंपनी के डायरेक्टर सभी कार्यों से सरकार को अवगत कराएंगे। अगला क्या था? बंगाल का गवर्नर बम्बई और मद्रास का भी गवर्नर जनरल बन गया। इससे पहले जो केवल गवर्नर शब्द था, अब उसके लिए गवर्नर जनरल शब्द का उपयोग होने लगा। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो कार्यावधि थी, जो पहले 1 वर्ष थी, अब 4 वर्ष कर दी गई। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो सदस्य संख्या जो 24 थी, उसके 1/4 सदस्य अर्थात 6 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश पर चले जाएंगे, अर्थात उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। अब जो सदस्य परिषद थी, जिसमें गवर्नर जनरल के अतिरिक्त 4 सदस्य और थे, अर्थात जो 4 सदस्य परिषद थी वो कुल 5 सदस्य थी, जिसमें एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्य। अब उस समय की जो सदस्य परिषद थी, उस समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, और जो 4 सदस्य थे, वही क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वो 4 सदस्य कौन कौन थे? वह थे क्लेवरिंग, याद रखना, क्लेवरिंग, मॉनसन, बरवेल एवं फिलिप फ्रांसिस। ये 4 नाम आप याद रखना। गवर्नर जनरल तो आपको याद रहेंगे ही, वारेन हेस्टिंग्स, और 4 सदस्य और क्लेवरिंग, मॉनसन, बरवेल, फिलिप फ्रांसिस। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात थी वो यह थी कि निर्णय में बहुमत हेतु गवर्नर जनरल का निर्णायक मत कर दिया गया। अर्थात आप समझ रहे होंगे ना कि जो निर्णय होगा और जो निर्णय में जो निर्णायक मत होगा वो किसका होगा? गवर्नर जनरल का होगा। इसके अतिरिक्त और क्या होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट, 1774 ईस्वी में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई भारत में। और सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित किया गया उसमें 4 सदस्य थे। कौन कौन थे? सर एलिजा इम्पे प्रमुख थे, एलिजा इम्पे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट,
4 सदस्य कौन कौन से हो गए? एलिजाइंटे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट, इन्हें याद रखना। अब इसके अधिकार क्या क्या थे? इसके प्राथमिक तथा अपीलीय दोनों अधिकार। अब देखें, कंपनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। इसके विरुद्ध अपील केवल कहाँ हो सकती थी? प्रीवी काउंसिल में। और प्रीवी काउंसिल कहाँ? ब्रिटेन में। अब देखें आगे क्या हुआ। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया। अर्थात इससे पहले जिन कर्मचारियों के पास लाइसेंस नहीं था वो भी व्यापार कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब कंपनी के कर्मचारियों को भी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया व्यापार करने के लिए। कानून बनाने का अधिकार सदस्य परिषद को दिया तो गया, किंतु लागू करने से पूर्व इसे भारत सचिव से अनुमति आवश्यक कर दी गई। अर्थात अनुमति आवश्यक लेनी थी। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल पद का सृजित कर दिया गया। पहले गवर्नर जनरल कौन बन गए? वारेन हेस्टिंग्स। इसके अतिरिक्त और क्या हुआ? वेतन वृद्धि तो की गई, वेतन वृद्धि तो की गई। इसके अतिरिक्त देखिए और क्या नया काम कर दिया? नजराना, घूस, भेंट जो ये लोग लेते थे उस सब पर रोक लगा दी। तो ये थे महत्वपूर्ण पॉइंट जो 1773 से संबंधित थे। अब 1773 के बाद आता है 1781 का संशोधित अधिनियम, जिसे कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब ये जो कलकत्ता की सरकार थी, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की विधि बनाने के लिए भी प्राधिकार दे दिया गया। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार दे दिया गया। किसके द्वारा? 1781। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करते हुए राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित कर दिया गया, जो उसकी राजस्व अधिकारिता थी उसे समाप्त कर दिया गया। कानून बनाते तथा उनका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश भी दे दिया गया इस अधिनियम के द्वारा 1781। अर्थात ये अधिनियम स्पष्ट करता है कि जो भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाज हैं उनका यहाँ पर आपको सम्मान करना है, उनके खिलाफ आपको कानून नहीं बनाना है। इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। अब क्यों है महत्वपूर्ण? देखिए, ये पहला ऐसा वैधानिक दस्तावेज है जो ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का दावा करता है। ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का जो पहला वैधानिक दस्तावेज है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका शीर्षक क्या था? पूछा जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है। इसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। पृष्ठभूमि की बात यदि हम करें तो पृष्ठभूमि क्या थी? क्यों लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट जो लाया गया ये रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से 1783 ईस्वी में एक दंडाज अधिनियम लाया गया था। कौन सा? दंडाज अधिनियम। किसके द्वारा लाया गया था? फॉक्स के द्वारा। और इसी को कहा गया दंडाज अधिनियम 1783। इसी को एक नाम और दिया गया फॉक्स का भारतीय विधेयक। किंतु ये विधेयक पारित नहीं हो सका। अब जब ये एक्ट पारित नहीं हुआ तो उस समय की जो गठबंधन सरकार थी, किसकी? लॉर्ड नाथ एवं फॉक्स की मिलीजुली सरकार। याद रखना, लॉर्ड नाथ एवं फॉक्स की जो गठबंधन सरकार थी उसने इस्तीफा दे दिया। अब जब इस्तीफा दे दिया तो एक अभूतपूर्व एक अलग घटना घटी जो ना तो उससे पहले हुई थी और ना ही उसके बाद हुई। आखिर ऐसी कौन सी घटना थी कि उनका इस्तीफा देना इतनी बड़ी अभूतपूर्व घटना बन गई? ऐसा क्या था भाई? तो वह अभूतपूर्व घटना ये थी कि किसी भी भारतीय विषय पर एक अंग्रेजी सरकार के पतन का ये पहला और अंतिम दृष्टांत है। अर्थात ना तो इससे पहले ऐसा हुआ कि किसी भारतीय विषय पर ब्रिटिश सरकार गिरी हो और ना इसके बाद ऐसा हुआ कि किसी भारतीय विषय पर ब्रिटिश सरकार गिरी हो। तदुपरांत देखिए अब क्या हुआ। जब दंडाज अधिनियम 1783 पारित नहीं हो सका तब उसके बाद फिर से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। प्रावधान वही थे लेकिन नाम चेंज हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें क्या था इंपॉर्टेंट? कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। इससे पहले क्या थे? एक ही थे, अब अलग अलग कर दिए गए, अलग अलग अधिकार सौंप दिए गए। क्या किसे सौंपा गया? अब जो व्यापार था,
जो व्यापार था वो तो कंपनी के निदेशक के हाथों में पूर्ववत रहा, जो पहले व्यवस्था थी वही रही। लेकिन जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे, और राजनीतिक क्रियाकलाप भी तो थे, उसमें सैनिक, असैनिक, राजस्व, ये भी तो सब शामिल था इसी में। अब देखिए, राजनीतिक में भी सैनिक, असैनिक और राजस्व, यानी सभी। इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बनाया हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे कहा जाता है। इन सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को दिया गया। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, जो सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार था, वो सम्राट को दिया गया। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो देख क्या रहा था? वो देख रहा था भारत में सभी राजनीतिक क्रियाकलाप, जिसमें सैनिक भी हैं, असैनिक भी हैं और राजस्व से संबंधित भी हैं। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य कितने हैं? 6 सदस्य। इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? सम्राट कर रहा है। अब भारतीय उपनिवेश के 2 शासक हो गए, पहला निदेशक बोर्ड और दूसरा हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इतना आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से 3 कर दी गई, यानी पहले 4 थी और अब घटाकर 3 कर दी गई। अगला क्या था? गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार भी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 प्रदान करता है। अगला क्या था? भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध मुकदमों पर मुकदमा चलाने के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए एक कोर्ट की स्थापना की गई। जो अंग्रेज अधिकारी भारत में नियुक्त थे, उनके जो अवैध कार्य थे उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की अलग से स्थापना कर दी गई। उनकी स्थापना वहां पर होगी। आगे देखें क्या हुआ। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब देखिए 1773 में क्या क्या था? ना आप नजराना लेंगे, ना आप घूस लेंगे, ना भेंट लेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने इसका क्राइटेरिया बढ़ा दिया। उनसे कह दिया गया कि अब आप उपहार भी नहीं लेंगे, यानी कोई व्यक्ति खुशी से दे रहा है आपको उपहार के रूप में गिफ्ट प्रेजेंट दे रहा है, तो आप उसे भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है इसका। अब उपहार कौन लेगा भाई? आगे देखते हैं क्या होता है। गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया, ना कि सम्राट से। अब इससे पहले किससे लेना था? सम्राट से लेना होगा। इसके द्वारा, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, जो गवर्नर जनरल देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि कर रहा है, ऐसा करने से पहले उसे कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। यहाँ ध्यान ये रखना है कि सम्राट से स्वीकृति नहीं लेनी है, बल्कि डायरेक्टरों से स्वीकृति लेनी है। अब इसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1786। अब देखिए ये क्यों लाया गया 1786 का एक्ट? गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय निरस्त कर अपने निर्णय लागू करने का अधिकार देता है, एक्ट ऑफ 1786। याद रखना, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय निरस्त कर अपने निर्णय लागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया। किसने? 1786 ने। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी। और गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, वो ऐसा पहला गवर्नर जनरल था जो गवर्नर जनरल के साथ साथ सेनापति की शक्तियां भी प्राप्त कर रहा है। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जो गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रधान सेनापति भी था, प्रधान सेनापति की शक्तियां भी उसके पास थी? तो आंसर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। इसकी खास बात क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन प्रारंभ कर दिया देना। गवर्नर जनरल एवं जो उसकी परिषद के सदस्य थे, उनकी योग्यता की शर्त के रूप में देखिए क्या कर दिया गया कि उन्हें कम से कम भारत में 12 वर्ष रहने का अनुभव हो। तो ये जो इम्पोर्टेंट है एक्ट वो यही है कि जो गवर्नर जनरल या गवर्नर की परिषद के जो सदस्य हैं, उनकी योग्यता कम से कम भारत में 12 वर्ष निवास करने की निश्चित कर देगी। अगला, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव 1793 का चार्टर डालता है। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव की शुरुआत 1793 के चार्टर एक्ट से होती है। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट थी, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया। अर्थात इससे पहले जितने भी क्रियाकलाप थे वो कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है, लेकिन अब वो एकाधिकार उसका समाप्त कर दिया गया। ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में सुविधाओं की मांग, लॉर्ड वेलेजली की भारत में आक्रामक नीति के परिणाम स्वरूप
चार्टर एक्ट ऑफ 1813 लाया गया। इस बात को आप ध्यान रखना। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा प्रदान कर दी गई। ब्रिटिश जनों को भी व्यापार का अधिकार दे दिया गया, किंतु चाय एवं चीन के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। तो इस बात को आप ध्यान रखना। भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए इस एक्ट के द्वारा प्रावधानित किया गया। यह व्यवस्था की गई कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को करारोपण का अधिकार प्रदान कर दिया गया। कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश की व्यवस्था कर दी गई। ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों को भारत आने तथा बसने की अनुमति दे दी गई। इसके लिए नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस आवश्यक कर दिया गया। ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट 1813 के। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ये बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन था कि जो अब तक बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण, देखिए क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। कैसे किया गया? अब देखिए जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही ना। तो इसके द्वारा ये सिद्ध हो रहा है कि देश की शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया जा रहा है। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना कर दी गई। दास प्रथा विधि विरुद्ध समाप्त कर दी गई। किसके द्वारा? 1833 के द्वारा विधि विरुद्ध घोषित कर दी गई। अब देखिए विधि विरुद्ध तो यहाँ पर घोषित कर दी, लेकिन जो इसका उन्मूलन होता है वो होता है 1843 में। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो ने धर्म, जाति, स्थान के आधार पर अयोग्य न ठहराने का प्रावधान भी चार्टर एक्ट 1833 करता है। भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत कहाँ से मिल रहा है? यहीं से मिल रहा है। कहाँ से? 1833 से। अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत आने तथा रहने की अनुमति भी चार्टर एक्ट 1833 देता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है या जिसकी संभावना बनी हुई है कि 1833 के राजलेख के पूर्व निर्मित विधियों को विनियम कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 1833 के चार्टर है उससे पहले उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें विनियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अब जो विधियां बन रही है वो अधिनियम कहला रही है। किसके द्वारा? 1833। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब इसकी क्या क्या खास बात है? विधायी कार्य प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिए गए। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद का निर्माण किया गया। ध्यान रखना 12 सदस्यीय विधान परिषद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। विभिन्न क्षेत्रों में प्रांतों में प्रतिनिधियों इसका सदस्य बनाकर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस चार्टर एक्ट के द्वारा लागू किया गया? आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। विधान परिषद की विधि पर गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दे दिया गया। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। अब आता है भारत शासन अधिनियम 1858। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत शासन अधिनियम 1858। अब देखिए जो भारत सरकार अधिनियम 1858 है इसको नाम दिया गया था एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसे कहा गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। अब जो 1858 का अधिनियम लाया गया उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे लॉर्ड पामस्टर। कौन थे? नाम याद रखना, लॉर्ड पामस्टर। अब देखिए जो 1858 का अधिनियम लाया गया था ये आप अच्छे से जान रहे हैं कि 1857 के बाद लाया गया था, तो जरूर इम्पोर्टेंट होगा। अब जब अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता में की जाने लगी, इससे पहले खुली प्रतियोगिता नहीं थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया? अब खुली प्रतियोगिता द्वारा अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्तियां की जाने लगी। इसके अतिरिक्त जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखने का है कि 1 अक्टूबर 1858 को विक्टोरिया की घोषणा को शिक्षित वर्ग द्वारा अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। जो 1858 में ब्रिटिश महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी।
जो उन्होंने घोषणा की उसी घोषणा को भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। 1858 के अधिनियम द्वारा जब गवर्नर जनरल ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था तब गवर्नर जनरल तथा जब वो भारतीय राजाओं के साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था तब उसे वायसराय कहा जाता था। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि वायसराय शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत सरकार अधिनियम 1858 से। अब ये जो वायसराय और गवर्नर जनरल है ये कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं था, ये एक ही व्यक्ति होता था। अंतर सिर्फ ये होता कि जब वो ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था तब गवर्नर जनरल कहलाता था, और जब वो भारतीय राजाओं के साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करता था तब वह वायसराय कहलाता था। इसके अतिरिक्त देखिए और क्या बात इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। 1858 अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग नहीं किया गया, बल्कि 1873 के अधिनियम द्वारा 1884 1 जनवरी 1884 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया ना। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा नहीं किया गया, बल्कि इसके बाद जो 1873 का अधिनियम लाया गया उसके द्वारा 1 जनवरी 1884 को कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। अब आता है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 1861। अब ये क्या है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान है? तो संवैधानिक विकास का जो सूत्रपात माना जाता है वो 1861 के द्वारा ही किया जाता है। क्यों? भारत में संविधान निर्माण का संकेत तो दे रहा है 1833 के अधिनियम के द्वारा। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों का निर्माण, सीमा में परिवर्तन का अधिकार इसके द्वारा मिल जाता है 1861। केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई और 5वें सदस्य को विधिवेत्ता होना जरूरी, ये उसकी योग्यता कर दी गई कि जो 5वां सदस्य होगा उसके लिए योग्यता होगी कि वह विधिवेत्ता हो। वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति, जिसके आधार पर कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत कर दी। देखिए बहुत जोर देकर बात कर रहा हूँ, विभागीय प्रणाली। तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब की गई? द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। कैनिंग ने विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दे दिए जो उस विभाग के शासन के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। प्रश्न यहीं से बनता है कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कब से शुरू हुई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब देखिए अगला, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया, किसके द्वारा? 1861 के एक्ट के द्वारा। और जो ये अध्यादेश जारी कर रहा था ये अध्यादेश कितने समय के लिए कर रहा था? 6 माह के लिए, इसकी वैलिडिटी 6 मंथ। इसके अतिरिक्त मद्रास एवं बम्बई की सरकारों को भी यहाँ शामिल कर लिया गया। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ से देश के शासन के विकेंद्रीकरण शुरू हो रहा है। इसी यहीं पर जो 1861 का अधिनियम है ये देश के शासन का विकेंद्रीकरण कर रहा है। क्यों भाई? जब विभागीय प्रणाली शुरू हो रही है तो इसका मतलब जो एक व्यक्ति में सम्मिलित थी सभी शक्तियां वो अब विभाजित हो रही है, तो ये विकेंद्रीकरण हो रहा है। प्रश्न यहीं से बनते हैं, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कब से शुरू हुई? विभागीय प्रणाली कब से आई? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब मिला? उत्तर होगा 1861 के द्वारा। इसके बाद आते हैं शाही उपाधि अधिनियम 1876। अब देखिए शाही उपाधि अधिनियम 1876 जो है ये गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। इसके द्वारा शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा। और इसी शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा 18 अप्रैल 1876 को जो महारानी विक्टोरिया थी उसे भारत की साम्राज्य की उपाधि प्रदान कर दी गई। भारत की साम्राज्य की उपाधि इसे प्रदान कर दी गई महारानी विक्टोरिया को इस अधिनियम के द्वारा, शाही उपाधि अधिनियम 1876। अब इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 1892। खास बातें देखिए, जो खास बातें थी यहाँ पर निर्वाचक पद्धति का आरंभ कर दिया गया। निर्वाचन पद्धति प्रारंभ कर दी गई। भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया इसके द्वारा 1892 के द्वारा। प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया।
इससे पहले प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया किसके द्वारा? 1892 के द्वारा। इसके अतिरिक्त देखिए, लेकिन अब यहाँ प्रश्न पूछने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। ना तो वो किसी विषय पर मतदान कर सकते थे, ना ही अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तथा अंशतः संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया गया किसके द्वारा? 1892 के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1892। प्रतिनिधि सरकार की जो नींव पड़ी वो भी इसी अधिनियम के द्वारा पड़ी। याद रखना, प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम के द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट अधिनियम, जो है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। अब देखें किसकी रिपोर्ट के आधार पर मार्ले मिंटो सुधार लाया गया? तो ये लाया गया सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर। कब लाया गया? फरवरी 1909। ध्यान रखना, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया? सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर। कब लाया गया? फरवरी 1909 में लाया गया। क्या प्रावधान थे? केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। कितने कर दिए गए? पहले 16 थे, अब 60 कर दिए गए। तो इसको ध्यान रखना, केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। इसके साथ ही पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में देखिए मिंटो ने मार्ले को लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। जब पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था की गई थी उसके बारे में लिख रहा है मिंटो मार्ले को कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ये पूछ लिया जाता है कि मिंटो ने मार्ले को लिखा या किसने किसको लिखा और क्या लिखा। इसके अतिरिक्त सदस्यों को बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। किसके द्वारा? 1909 के द्वारा। इससे पहले 1892 में तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न भी पूछ सकता है और अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकता है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे रहा है कौन? भारत परिषद अधिनियम 1909। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार वहां नहीं दे रहा है, 1892 नहीं दे रहा है, वो प्रश्न पूछने का अधिकार दे रहा है केवल। अब देखिए यहाँ भी बजट पर मतदान का अधिकार अब भी नहीं दे रहा है। बजट पर मतदान करने का अधिकार ना तो इससे पहले था ना ही इसमें दिया गया। इसके अतिरिक्त और क्या क्या हुआ? इसके अतिरिक्त विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचक प्रणाली शुरू कर दी गई, जिसके आधार पर 3 प्रकार की निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई। कौन कौन से थे 3 निर्वाचक मंडल? एक था साधारण, वर्ग विशेष और तीसरा विशेष। तो इनको ध्यान रखना है, साधारण, वर्ग विशेष और विशेष। इसके अतिरिक्त भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व मिलने लगा। किसके द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। किसमें मिलने लगा? प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व। इसके अतिरिक्त सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। इससे पहले भारतीय सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी में सम्मिलित नहीं होते थे, लेकिन इस एक्ट के द्वारा अर्थात 1909 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि जो भारतीय प्रतिनिधि हैं वो वायसराय की परिषद में शामिल हो सकते हैं। अब देखिए अधिनियम 1909 के द्वारा भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया। अब इससे पहले जो पहले 2 सदस्य थे वो कौन थे जो इसमें शामिल हुए? वो थे केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी। इनको याद रखना, केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सबसे पहले ऐसे 2 भारतीय कौन थे जो इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किए? तो आंसर होगा केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी। इसको ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त और क्या चेंज हुआ?
इसके अतिरिक्त प्रांतों में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, प्रांतों में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया गया किसके द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहले भारतीय सदस्य के रूप में कौन चुने गए? सत्येंद्र सिन्हा। कौन? क्वेश्चन यही से बनता है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य जो पहले चुने गए वह कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा। इसको ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त 1909 के सुधारों से जनता को नाममात्र सुधार ही प्राप्त हुए, वास्तविक रूप से कुछ नहीं। इससे प्रभाव तो मिला और शक्ति नहीं। देखिए, इसके बारे में अब जो कंक्लूजन इसका निकलता है वो यही निकलता है कि 1909 के सुधारों से जनता को केवल नाममात्र के सुधार ही प्राप्त हुए, वास्तविक रूप से कुछ नहीं। इससे प्रभाव तो मिला परंतु शक्ति नहीं। क्योंकि शक्ति नहीं मिल रही है लेकिन प्रभाव तो मिल रहा है, अर्थात यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं कि हमें प्रभाव मिल रहा है तो आगे और अधिक शक्ति भी प्राप्त होगी। इसी जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है, इसे पार्लियामेंट सुधार कहा जाता है। इसी के बारे में, इसी के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि इन्होंने हमारा सर्वनाश कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि गांधी जी ने पार्लियामेंट सुधार के बारे में क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि इन्होंने हमारा सर्वनाश कर दिया। इसके अतिरिक्त एक नाम और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जो इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं वो है मजूमदार। मजूमदार साहब ने कहा कि चंद्रमा की चांदनी की तरह है मार्ले मिंटो सुधार 1909। अर्थात मजूमदार ने मार्ले मिंटो सुधार को चंद्रमा की चांदनी की संज्ञा दी। अब चंद्रमा की चांदनी की संज्ञा क्यों दे दी? रात नहीं चमक रही है और कुछ दिन चमकती है, पूरा महीना वो भी नहीं। चलिए आगे आता है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्या थी इंपॉर्टेंट बातें, क्यों लाया गया देखते हैं। इस आयोग के द्वारा लाया गया ना। अब देखिए, एक मेसोपोटामिया आयोग गठित किया गया था 1916 और 17। अब किस लिए किया गया था समझे? इसीलिए किया गया था कि जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था उसकी समीक्षा करेगा। तो मेसोपोटामिया आयोग ने भारत शासन अधिनियम 1909 की समीक्षा की। गठित कब किया गया? 1916-17 में। अंग्रेज भारत में शासन के लिए अक्षम, किसने कहा? मेसोपोटामिया आयोग। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। किसने कहा कि अंग्रेज भारत में शासन के लिए अक्षम? हम तो समझेंगे किसी इंडियन ने ही कहा होगा, लेकिन ये इंडियन ने नहीं कहा है बल्कि ये कहा है मेसोपोटामिया आयोग ना। तो जो ऑप्शन आएंगे उसको जरा ध्यान से देख लेना। ऑप्शन में आपने मेसोपोटामिया आयोग। मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1919 को सर्वप्रथम स्वतंत्र डोमिनियन स्वशासन की स्थिति प्रदान करने के लिए कही। याद रखना, मॉन्टेग्यू ने ही सर्वप्रथम 20 अगस्त 1917 को सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात कही। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया किसने? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। क्या किया गया? सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग। इसके अतिरिक्त भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से न देकर, इससे पहले भारतीय राजस्व से ही दिया जा रहा था, लेकिन अब क्या व्यवस्था कर दी गई कि भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारत राजस्व से बंद करके ब्रिटिश राजस्व से देने का प्रावधान कर दिया गया। अब जब भारतीय राजस्व से नहीं मिलेगा तो भाई कहीं से तो मिलेगा ही, तो वो ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान कर दिया गया 1919 के द्वारा। भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई। तो याद रखना, भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई 1919 के द्वारा। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दे दिया गया। मताधिकार इसे प्राप्त हो गया महिलाओं को भी, किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। क्वेश्चन यही बनेगा कि महिलाओं को मतदान का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला? तो आंसर भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके अतिरिक्त सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचक प्रणाली सिखों पर भी लागू कर दी गई। बहुत बड़ा चेंज कर दिया। देखिए, सांप्रदायिक आधार पर अब जो निर्वाचक प्रणाली थी वो सिखों पर भी लागू कर दी गई, यानी सिखों को उन्होंने अलग कर दिया।
इसके अतिरिक्त प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना, इसके लिए द्वैध शासन पद्धति लागू। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीयों को अपनी सरकार स्वयं चलाने में प्रशिक्षण देना। लीजिए, भारतीयों को अपनी सरकार स्वयं चलाने में प्रशिक्षण देने का उद्देश्य था, द्वैध शासन का उद्देश्य था। कब लागू किया गया? किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अब देखें आगे, द्वैध शासन 8 प्रमुख प्रांतों में आरंभ किया गया। अब 8 प्रमुख प्रांत कौन थे? वो गवर्नर के प्रांत थे। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य प्रशासन के विषयों का बंटवारा कर दिया गया। अब देखिए, प्रांतीय विषय कौन कौन से थे? प्रांतीय विषय थे 2, हस्तांतरित और आरक्षित। एक था हस्तांतरित और एक आरक्षित। अब देखिए, इसको ध्यान रखना है, हस्तांतरित कौन थे? हस्तांतरित थे शिक्षा और स्वास्थ्य। लीजिए, हस्तांतरित कर दिए कि लोग शिक्षा को देखते रहो और अपने गरीब जो बीमार है उन्हें ठीक करते रहो और अनपढ़ों को शिक्षा देते रहो। अब आरक्षित जो कर दिया उन्होंने, जो इम्पोर्टेंट थे वो अपने पास रख लिए। कौन कौन से? राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, सिंचाई, खनिज संसाधन, उद्योग, कृषि, आबकारी, इन सबको आरक्षित, यानी जहां से पैसा आने की पूरी संभावना है, जहां से पैसा ही पैसा आएगा, खर्च नहीं करना है, वो अपने लिए आरक्षित कर लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि द्वैध शासन पद्धति जो लागू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? तो उसका कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहले जो द्वैध शासन शब्द का प्रयोग किया है वह किया है लायोनिल कार्टिस। नाम याद रखना, लायोनिल कार्टिस। लायोनिल कार्टिस एक इनकी बुक है डायरकी। डायरकी मीन्स द्वैध शासन। तो डायरकी नाम की इनकी बुक है और उस बुक में इन्होंने द्वैध शासन शब्द का जिक्र किया है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन क्या बनता है? लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया किसके द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। भारत सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार प्रदान कर दिया गया 1919 के द्वारा। इसके अतिरिक्त केंद्रीय व्यवस्थापिका द्विसदनीय कर दी गई, जबकि प्रांतीय व्यवस्थापिका एक सदनीय। अब देखिए, केंद्रीय व्यवस्थापिका द्विसदनीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका एक सदनीय ही रही। अब देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो द्वैध शासन प्रणाली की असफलता जांच समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सर अलेक्जेंडर मूडी मैन। ये होगा इसका आंसर, मूडी मैन। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। और जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो जिसमें हमने भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ा था, उसमें मैंने इसका जिक्र किया है और भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, वो हमने उसमें बात की थी। और मैंने तभी आपको बताया था कि जो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो इसका मतलब बहुत बड़ा है। और भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में ही डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि भारत को एक नए संविधान की आवश्यकता ही नहीं थी, उसका काम भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही चलाया जा सकता था। तो इतना इम्पोर्टेंट था भारत शासन अधिनियम 1935। इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें भारत शासन अधिनियम में क्या क्या उल्लिखित था, क्यों लाया गया, क्या क्या सुधार किए गए, भारतीय संविधान में इसकी क्या उपयोगिता है, इस सब पर हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो देखते हैं आगे, तब तक के लिए